फ्रेंड्स, आप सभी छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह टॉपिक शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। यूँ यदि समझी जाए, कही जाए तो शिक्षक बनने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि शिक्षक बनना हमारा जो आधार होता है वह अधिगम और शिक्षण से जुड़ा है, शिक्षण और अधिगम से जुड़ा है। यह देखने में जो दो शब्द है, शिक्षण पहले या अधिगम पहले, अधिगम पहले या शिक्षण पहले, यह देखने में लग रहा है कि पता नहीं कौन पहले होगा, परंतु यह बात सही है कि पहले अधिगम होगी फिर जा कर के शिक्षण होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो विषय वस्तु है वह अनिवार्य रूप से जो आने वाली परीक्षाएं हैं, कंपटीशन है, या जो बीएड अथवा डीएलएड के छात्र छात्रा हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो टॉपिक है शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत हम लोग यह पहले सीखते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को क्या पढ़ाने से उनकी पढ़ाई की तकनीक अच्छी होगी, कैसे वो सेलेक्ट होंगे, पढ़ाना कैसे आसान होगा। इसीलिए इस टॉपिक को आप यदि समझें कि शिक्षण शास्त्र के तहत रखा गया है, जिससे कि पहले अधिगम आसान हो जाए और फिर जा कर के शिक्षण की प्रक्रिया हम शुरू कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर दिया गया है शिक्षण पहले फिर अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। ऐसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो शिक्षण और अधिगम के तहत आती है। अर्थात हम जब ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में बीएड या डीएलएड जो कर रहे हैं और करके पास आउट हो चुके हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण करने आप चले हैं तो बच्चों के अंदर ऐसे कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में एक अधिगम करता थे जो बाद में शिक्षक बने हैं, और जब आप अधिगम करता से शिक्षक बने हैं तो आपके अंदर अब शिक्षक के जो गुण हैं आप बच्चों के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर आप इसको कैसे डेवलप करेंगे जिससे कि उनके लिए पढ़ाई आसान हो। इसलिए यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिया गया है शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रियाएं ऐसी कौन कौन सी। यहाँ पर हम पहले शिक्षण के प्रति जागरूक होंगे और बच्चों के अंदर अधिगमकर्ता की तरह कौन सी क्रियाएं डेवलप की जाए, प्रक्रियाएं की जाए, जिससे कि उनका पढ़ाई आसान हो सके, पढ़ाई में उनको रुचि लग सके और उनका पढ़ना, हमारा पढ़ाना, शिक्षण अधिगम सफल हो सकेगा। चलिए मित्रों, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे शिक्षक बनने के एक कड़ी को आगे बढ़ाता है। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे रिलेटेड अर्थात आपकी परीक्षा से रिलेटेड जो कुछ भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं तैयारी के तौर पर, नोट्स के तौर पर, वह आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हो सके और आपकी तैयारी आगे बढ़ सके। आप यदि सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस, केवीएस या किसी भी गवर्नमेंट शिक्षक बनने के लिए यदि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी से जुड़े हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपके लिए कुछ बेहतर निकल के सामने आएगा, जिससे कि आपके कंपटीशन क्रैक हो सके। दूसरी बात, यदि पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक शिक्षक बनने के लिए, यह निश्चित रूप से आप सबों के लिए कारगर सिद्ध होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात अपने टॉपिक की व्याख्या, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। क्या कही जाती है शिक्षण के बारे में। शिक्षण यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही बात है, समाज में हम जहाँ रहते हैं शिक्षण वहीं पर शुरू होती है। हम अकेले रह करके, समाज से बाहर रह करके शिक्षण की क्रिया नहीं कर सकते। अर्थात शिक्षण करने के लिए एक समाज चाहिए होता है। समाज के कौन कौन से अवयव हैं हम सभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर समाज शास्त्र हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें शिक्षण पढ़ना है। तो समाज में जिन्हें हम पढ़ाने जाते हैं, बच्चों को, उनके अभिभावक, उनके रिलेटिव्स, सभी एक समाज के परिवार हैं और परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए यहाँ पर जो हम पढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है। कहने का मतलब है जब हम शिक्षण करने चल रहे हैं तो वहाँ पर उसके हमारे पढ़ाने का एकमात्र ध्येय नहीं होता है। हम पढ़ाने के दौरान केवल किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ उस बच्चों के चतुर्दिक विकास की बात करते हैं, उनके बहुआयामी प्रतिभा पर प्रकाश डालते हैं, जिससे बच्चा
अपने जीवन में सफल होता है। इसीलिए कहा गया कि शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है। यह हमारी जो सोच है वह बहुत ही विस्तृत होती है। किसी एक दिशा में हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को किताबी ज्ञान देना, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास करना। इसीलिए इसे एक बहुआयामी संकल्पना कही गई है। आपसे प्रश्न भी पूछता है कि शिक्षण क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक बहुआयामी संकल्पना है। शिक्षण क्या है, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी के पास समय की कमी है। आप सभी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए टू द पॉइंट बात करूँगा। और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन आपको नज़र आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। आपको जहाँ जहाँ अंडरलाइन नज़र आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन जो परीक्षा में इन्हीं अंडरलाइन वाले वाक्यों से बनता है और वह छूटे नहीं। अगला प्रश्न बनता है कि मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है। मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है, अर्थात शिक्षण के द्वारा हम मनुष्य को शिक्षा के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित करने का तकनीक क्या है? शिक्षा, अर्थात शिक्षण। अब शिक्षण में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, आपके मॉनिटर पर दिख रहा है कि शिक्षण दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक का नाम है ज्ञानात्मक और दूसरे का नाम है रचनात्मक। अब बात आती है कि ज्ञानात्मक किसको कहते हैं, तो यह एक मस्तिष्क की प्रक्रिया है। ज्ञानात्मक क्या है? एक मस्तिष्क की प्रक्रिया है। दूसरा है रचनात्मक। रचनात्मक किसे कहते हैं? तो ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में की गई रचना, अर्थात हम सीखने के लिए जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, आगे बढ़ने के लिए रचना करते हैं, नई क्रिएशन करते हैं, उसे ही रचनात्मकता कहते हैं। अर्थात शिक्षण क्या है? ज्ञानात्मक और रचनात्मक दोनों कार्य होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है, ज्ञानात्मक में मस्तिष्क का प्रयोग होगा, अर्थात मस्तिष्क के द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा। और रचनात्मक में क्या होता है? इसमें ज्ञान के द्वारा, ज्ञान तो वहाँ है, मस्तिष्क ऊपर में लगा ज्ञानात्मक में, और ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया जो हम सीखने में लगते हैं, उस प्रक्रिया को रचनात्मक कहा गया है। अब है शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? आपको यहाँ पर दोनों ही प्रश्न के उत्तर मिल गए। शिक्षा क्या है और शिक्षण के उद्देश्य क्या है। शिक्षण क्या है वह ऊपर बताया गया, और तथा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और हम इसके तहत क्या है, बच्चों के को ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। इसी पर एक और प्रश्न बनता है कि शिक्षण क्या है। यह एक बाल केंद्रित है। पहले से लेकर के आज तक शिक्षण में बच्चे ही हमारे केंद्र बिंदु होते हैं, इसलिए शिक्षण क्या है? एक बाल केंद्रित प्रक्रिया है। आइए हम जैसा कि जानते हैं कि प्रश्न हमारे अधिक से अधिक परिभाषा के द्वारा बनते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूँ तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे परिभाषाएं दी हैं और उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ एक समझा जाए कि एक मुख्य आधार बनता है जो जिनका आए दिन परीक्षा में पूछी जाती है, उनके मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्लार्क साहब का कहना है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। तो क्लार्क साहब का कहना है कि जो यह प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। यह क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित होता है। शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं? उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षण अर्थात बर्टन साहब का क्या कहना है? तो शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। अर्थात जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रक्रिया को समझिए कि बर्टन साहब का भी एक सहयोग प्रदान है कि शिक्षण के द्वारा अधिगम हेतु, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षण करते हैं, तो छात्र छात्राओं में क्या होता है? अधिगम होता है। तो अधिगम हेतु प्रेरणा मिलती है, पथ प्रदर्शन मिलता है एवं प्रोत्साहन मिलता है। अब हमारा जो टॉपिक है मुख्य वह है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम लोगों को पढ़ना है, और इसके सभी बिंदु आपसे मैं आग्रह करता हूं कि ध्यान से पढ़ें। जितना जो भी अंडरलाइन यहाँ पर दिया गया है, बार बार मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि यहाँ जो अंडरलाइन दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं और आपके अंक सुनिश्चित होते हैं।
तो यह है कि शिक्षण क्या है। एक शिक्षण सौदेश्य प्रक्रिया है। आपका प्रश्न बनेगा शिक्षण क्या है, तो आप याद रखेंगे तो शिक्षण क्या है, एक सौदेश्य प्रक्रिया है। फिर से प्रश्न बनता है शिक्षण क्या है, तो यह एक अंतः प्रक्रिया क्यों कहते हैं। अंतः प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि छात्र छात्राओं के जो सुसुप्ता अवस्था में अंतः मन है उसको ज्ञान के द्वारा हम जगाने की काम करते हैं एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षण माध्यम से। इसीलिए कहा गया शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया, यह बदलाव, यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता है, यह आंतरिक प्रक्रिया है जो उसके अंदर परिवर्तन दिखता है, और इसलिए इसे अंतः प्रक्रिया कही गई है। शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। यह एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों को साइंस देर से समझ में आता है, लेकिन आर्ट कला किस माध्यम से हम उनको समझाते हैं वह उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं हम उन्हें अपने कला के माध्यम से ज्ञान से परिचित कराते हैं, विज्ञान से परिचित कराते हैं, और इस तरीके से बच्चे इस बात को समझ लेते हैं कि शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। वेरी गुड। बीच बीच में आप अपने ध्यान को आकृष्ट करेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में आने वाली जो तैयारी है वह बाधित ना हो और उसमें एक तारतम्य बना रहे। और पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारे अच्छे टॉपिक, बढ़िया टॉपिक आपके परीक्षा के अनुसार मैं लेकर के आऊँगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। तो आप अपनी नोटिफिकेशन को बरकरार रखें जिससे कि मेरी जो प्रयास है वह आपको और आगे बढ़ाने में सार्थक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण होगी तो निश्चित रूप से जब आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तो उससे आपका विकास होगा। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। साथ ही साथ शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, समाज में रहते हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो यह यदि हमारी शिक्षण प्रक्रिया सार्थक ना होगी तो हम न सामाजिक बन सकेंगे न व्यावसायिक बन सकेंगे। अतः व्यवसाय में भी शिक्षण है, शिक्षण में व्यवसाय है, और व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक विकास भी शिक्षण के द्वारा ही होता है। शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है। बहुत अच्छी बात है। शिक्षण से हम क्या करते हैं, उपचार पाते हैं किस चीज़ का, जो हमारी समस्या होती है। जब उसका उपचार होता है तो हमारी समस्या का निदान भी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण क्या है, निदानात्मक तथा उपचारात्मक दोनों ही क्रिया है। ये सारे जितने जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, आपके इन पंक्तियों को कृपया ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से और केवल यहीं से बनते हैं, कहीं बाहर से आसमान से नहीं आते हैं प्रश्न। तो इसीलिए आग्रह है आपसे कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखेंगे शिक्षा क्या है, एक निर्देशन की प्रक्रिया है, अर्थात बच्चों को निर्देश दिया जाता है कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे समझना है। इसलिए कहा गया कि शिक्षण यह एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पहले क्या होता था, दो ध्रुवीय प्रक्रिया होती थी जिसमें कि छात्र और शिक्षक मात्र इसके आधार होते थे, छात्र और शिक्षक। लेकिन यहाँ त्रिध्रुवीय इसलिए कहा गया है क्योंकि अब के समय में, वर्तमान समय में शिक्षा का एक तीसरा ध्रुव अर्थात तीसरा पुल बन गया है, वह है करिकुलम। छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, और तीसरा हो गया करिकुलम अर्थात आपकी पाठ्यचर्या। ये तीनों मिलाकर के एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। बिल्कुल अच्छी बात है। भाषा संप्रेषण अर्थात अपने भावों को एक स्थान, हम अपने मन की बातों को, भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिक्षण के माध्यम से ही रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संप्रेषण करने के 3 माध्यम हैं, लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक। तो हम जब शिक्षण करते हैं तो उस समय भी वह प्रक्रिया होती है कि हम अपने संप्रेषण को, क्योंकि हर एक शिक्षक को पढ़ाने का अपना अपना संप्रेषण करने का तरीका है। कोई हिंदी में पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कोई संकेत में पढ़ाते हैं, कोई लिख करके समझाते हैं, कोई बोल करके समझाते हैं, और अभिप्राय आखिरी हमारा होता है शिक्षण। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण भाषा और संप्रेषण का कार्य करती है। अगला है शिक्षण मनुष्य को समायोजन योग्यता बनाता है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। शिक्षण के द्वारा जो हम पहले अधिगम किए रहते हैं, बाद में जब हम शिक्षण करते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है। हमें पता होता है कि कहाँ कैसे समायोजन करना है, और इस तरीके से हमारा क्या है कि आसानी से समायोजन हो जाए। अर्थात शिक्षण मनुष्य को समायोजन योग्य बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण क्या है, एक सहसंबंध है। किसके साथ, यहाँ पर सहसंबंध से अभिप्राय होता है
कि केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं होता है, किताबी ज्ञान के अतिरिक्त और भी बहुत तरह के ज्ञान हमें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, खेल कूद में, सामाजिक स्तर पर, पढ़ाई लिखाई में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो ये सभी हम क्या हैं कि शिक्षण के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से सीखते हैं और शिक्षण के माध्यम से सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सहसंबंध बना रहता है। सहसंबंध अर्थात पढ़ाई के अतिरिक्त, अधिगम के अतिरिक्त, जो अधिगम के लिए जो और भी टॉपिक होते हैं पढ़ाई के अतिरिक्त, खेल कूद, आपसी भाईचारा, सामाजिक अधिगम, पढ़ाई के अतिरिक्त और भी बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। उनको सीखने के लिए भी एक शिक्षक, गुरु की आवश्यकता होती है जो उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि शिक्षण एक सहसंबंध है, अर्थात सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह है हमारा टॉपिक 12वां टॉपिक, क्रियाशील रहने का अवसर देता है। निश्चित रूप से जब हम सीखने के लिए तत्पर होते हैं, सिखाने के लिए तत्पर होते हैं, अर्थात शिक्षण की क्रिया करते हैं, तो आप क्या हैं कि प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ क्रिएटिव वर्क होता है और आप उसके लिए घर से तैयार होकर के, पहले से तैयार होकर के बच्चों के सामने उपस्थित होते हैं, अर्थात आप क्रियाशील रहते हैं। निष्क्रिय रह करके आप शिक्षा का ज्ञान, शिक्षण का कार्य नहीं कर सकते हैं, शिक्षा बांटने का काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रियाशील होना आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है कि क्रियाशील रहने का अवसर मिलता है। इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि शिक्षण क्या है, एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक इसलिए कहा गया है कि हम जानते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है 3 प्रकार की होती है, परंतु यहाँ हम 2 ही पढ़ रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके लिए हमें विद्यालय जाने पड़ते हैं, विद्यालय संबंधित बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरी करनी होती है, इसीलिए हम इसको औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं, ऐसे शिक्षण होते हैं जो हम घर परिवार में रह करके अपने बड़ों से सीखते हैं, जिसके लिए हमें स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिक्षण जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले, वह शिक्षण की ही विधि होती है और शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो जिसके तहत हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के ज्ञान को सीखते हैं। अगला पॉइंट है आपके लिए, हमारे लिए, वह है 14वां पॉइंट कि शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। निश्चित रूप से यदि हमारे सामने कोई प्रश्न आता है, हमसे कोई बात करता है, तो हम सीधे एक अंधभक्त की तरह उसकी बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। शिक्षण के द्वारा हम उस पर तर्क वितर्क करके समझते हैं, बूझते हैं, फिर जा कर के इस बात पर सहमत होते हैं कि नहीं, जो यह बात कही जा रही है या किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है तो यह सही है, फिर जा कर के हम उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। उसके बाद बात यह है कि शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। यह भी बिल्कुल सही है। जो भी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं वह हम साइंस के द्वारा हो या किसी अन्य प्रायोगिक क्रिया के द्वारा हो, जो हम देखते हैं वह सामने होती है, न कि अभी की क्रिया कल या पीठ पीछे होती है, सामने होती है, जो हम सभी उसको देख करके उसको समझते हैं। अर्थात जो शिक्षण की क्रिया है वह सामने होती है, छात्रों के सामने होती है, जिससे कि वह स्पष्ट होकर के उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, तभी शिक्षण को पढ़ पाते हैं और उससे ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण आमने सामने की क्रिया होती है, यह अंधविश्वास की चीज़ नहीं होती है, सामने करके दिखाई जाती है और इसे स्वीकार किया जाता है। तो मित्रों, बंधुओं, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, अभ्यर्थियों, यह जो आपकी परीक्षा के संबंधित टॉपिक है उसमें हम लोगों को पढ़ना था कि आपका शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि शिक्षण क्या प्रक्रिया है, और इसकी दूसरी पार्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अगली एपिसोड में, वह आपको मिलेगा कि अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है। साथ ही साथ अगला जो सेकेंड एपिसोड होगा उसमें अधिगम, शिक्षण और अधिगम दोनों सम्मिलित रूप से रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अगले एपिसोड, अगले पार्ट में हमारे साथ होंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, जो आपके लिए परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित सिद्ध होगा। और आप हमारे साथ बने रहें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे संबंधित जो कुछ भी आपके लिए मैं नई सूचना लेकर के आऊँ आपको सबसे पहले पहुँच सके। इसी उम्मीद के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय हिंद।